हेलो दोस्तों, मेहनत होगी जीत होगी में आपका हार्दिक स्वागत है। झारखंड जीएस के इस सीरीज को आगे बढ़ाती हुई आज मैंने पढ़ा पंचायत व्यवस्था को लिया है, जहां से एक क्वेश्चन जेपीएससी में देखने को मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि झारखंड जो है, झारखंड में 32 जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से 24 सामान्य जनजातियाँ और इसके अलावा 8 आदिम जनजातियाँ पाई जाती है। तो ये जो जनजाति है इनका अपना अलग व्यवस्था है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था, उनसे अलग इनकी अपनी जनजातीय व्यवस्था है, इनका अपना शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था को डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं उरांव जनजाति की पढ़ा पंचायत व्यवस्था को डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो उरांव जनजाति है वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, और इसका संबंध जो है द्रविड़ कुल से है। और जो ये उरांव जनजाति है ये स्वयं को कुड़ुख कहते हैं, और कुड़ुख का शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो उरांव जनजाति है उनका प्रवेश जो मुगल काल के जो शेर शाह थे उनके काल में ही हुआ था, और यहाँ पे ये आ करके सबसे पहले जो ये हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में ये बसे थे। आज भी उरांव जनजाति का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दक्षिणी छोटा नागपुर और हमारा पलामू प्रमंडल में इनका निवास देखने को मिलता है। ठीक है, और एक और फैक्ट है उरांव जनजाति से रिलेटेड कि झारखंड में सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति या फिर सबसे ज़्यादा विकास किस जनजाति का हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा उरांव जनजाति। ठीक है, हमारा उरांव जनजाति हो जाएगा। तो हम लोग उरांव जनजाति की जनजातीय व्यवस्था को, हम लोग शासन व्यवस्था को समझने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा ये उरांव जनजाति है, पहले यहाँ से आप लोग समझ लीजिए। हाँ, उरांव जनजाति जो है झारखंड में जब वे प्रवेश किए तो उन्होंने जंगल को काटा, और जंगल को धीरे धीरे काटा, जंगल को काट कर रहने योग्य भूमि बनाया, जिसे क्या बोला जाता था, भूइंहरी जमीन। ठीक है, उसे क्या बोला जाता था, भूइंहरी जमीन। ठीक है, तो ये भूइंहरी जमीन जो है बहुत ज़्यादा जब मात्रा में हो गई, बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गया, तो फिर गांव बन गया जिसे हम लोग भूइंहरी गांव कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति आया सबसे पहले जंगल को साफ किया और जो खेती करने योग्य बनाया उसे हम लोग भूइंहर कहते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, इसे मैं अभी डिस्कस करूंगी, पहले मैं इधर आकर के आप लोगों को इसकी शासन व्यवस्था को पहले बता देती हूँ। यानी कि जो गाँव का लेवल है, गाँव के लेवल में उरांव जनजाति में गाँव के लेवल पर जो शासन चलाता है वो हमारा महतो होता है, यानी ग्राम का प्रधान जो हमारा महतो होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। और महतो का क्या कार्य होता है दोस्तों, तो जितना भी गांव का प्रशासनिक काम है या फिर न्यायिक काम है या फिर राजनीतिक काम, ये सब जो है महतो के द्वारा किया जाता है। यानी कि गांव में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसे जो है निपटाने का काम महतो करता है। इसके अलावा कोई टैक्स वगैरह वसूलना हो गया या फिर छोटे छोटे कोई प्रशासनिक मामले हो गए, ये सब मामले देखने का काम जो है महतो का होता है। ठीक है, और महतो के द्वारा अगर कोई भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तो फिर वो पढ़ा के पास मामले को ट्रांसफ़र करता है। यानी कि जैसे हमारा जिला न्यायाधीश होता है, यानी कि जो हमारा जिला कोर्ट होता है वहाँ पे हम लोग जब कोई भी केस को डालते हैं, वहाँ पे जब सुनवाई नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि वहाँ पे जब बेहतर तरीके से सुनवाई नहीं हो पाता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कहाँ अपील डालते हैं, वहाँ हम लोग हाई कोर्ट में अपील डालते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा पढ़ा में अपील डाला जाता है। और पढ़ा हम लोग किसे कहते हैं, तो पढ़ा जो है 5, 7, 11, 12, 21 या फिर 22 गाँवों को मिला करके पढ़ा बनाया जाता है। कितने गाँव को मिला करके, 5, 7, 11, 12, 21 और 22 गाँव को मिला करके पढ़ा बनाया जाता है। ठीक है, और पढ़ा के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा के प्रधान को हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं। ठीक है, और जो ये पढ़ा है, पढ़ा भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक हमारा है उच्च पढ़ा, एक मध्य पढ़ा और एक निम्न पढ़ा। यानी कि निम्न पढ़ा में जब मामलों का निपटारा नहीं होता है तो मध्य पढ़ा में जाता है, मध्य में भी नहीं हो पाता है तो फिर उच्च पढ़ा के द्वारा जो है जो भी विवाद है उसका निपटारा किया जाता है। अगर यहाँ से भी काम नहीं बनता है दोस्तों, यानी कि यहाँ भी विवाद का निपटारा बेहतर तरीके से नहीं सुलझ पाता है तो फिर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, यानी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसी प्रकार जो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है, यहाँ भी पढ़ा दीवान के पास दूसरा अपील किया जाता है। ठीक है,
यानी कि गांव स्तर पर अगर कोई भी मामला का निपटारा नहीं हो रहा है, गांव स्तर पर नहीं हो रहा, तो महत्व जो है किसको ट्रांसफ़र करेगा? महत्व हमारा पढ़ा राजा को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और पढ़ा राजा के पास भी अगर विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तो कहाँ भेजा जाता है? पढ़ा दीवान के पास भेजा जाता है, ठीक है। और ये जो पढ़ा दीवान है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कार्य करता है, यानी कि जितना भी न्याय से संबंधित काम है वो हमारा पढ़ा दीवान के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, जंगल को साफ करके खेती करने या रहने योग्य भूमि बनाने वाले व्यक्ति को उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है? यानी कि जो भी उरांव सबसे पहले झारखंड के क्षेत्र में बसे, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर या फिर हमारा पलामू प्रमंडल के क्षेत्र में जब वो बसे, तो फिर जो व्यक्ति के द्वारा जो खेत को काटा गया, यानी कि खेत को, जंगल को साफ किया गया, जंगल को साफ करके जो भी ज़मीन बनाया गया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया? भूइहर। अब भूइहर का मतलब क्या होता है दोस्तों? भूइहर का मीनिंग होता है भूमि का स्वामी, यानी कि भूमि का मतलब ऑनर, भूमि का स्वामी, भूमि का मालिक, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भूमि बनाया उसे हम लोग भूइहर कहते थे। लेकिन जो बाद में आए, बाद में जो उरांव आए, उन्हें हम लोग जेठ रैयत कहते हैं। क्या कहते हैं? बाद में आने वाले जो भूइहर है, यानी कि जो बाद में आने वाले जो उरांव हैं, उसे जेठ रैयत कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने अभी आप लोग को बता दिया था कि जंगल को काटा भूइहरों ने, उसके बाद भूइहरी ज़मीन बनाई, और इस प्रकार से ढेर प्रकार के जब बहुत ज़्यादा भूइहरी ज़मीन हो गया तो फिर भूइहरी गांव बनाया गया, ठीक है। अब देखिए, उरांव जनजाति में गांव का धार्मिक प्रधान किसे कहा जाता है? तो पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कि जंगल को जब उरांव जनजाति के लोग आए, भूइहर ने भूइहरी ज़मीन बनाई, भूइहरी गांव हो गया। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में भूइहरी गांव होने लगा तो इसके शासन प्रशासन को चलाने के लिए कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना। तो उस समय पाहन का मतलब नियुक्ति किया गया, जो कि उस समय ना क्या करता था, वो प्रशासनिक काम भी देखता था, स्टार्टिंग में प्रशासनिक काम भी देखता था और धार्मिक काम भी पाहन ही देखता था। और ये पाहन खूट कहलाता था, और पाहन को ही पहले बैगा कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर देखें हम लोग, तो उरांव जनजाति में गांव का बस धार्मिक प्रधान, यानी कि बस धर्म से रिलेटेड जो भी काम करेगा वो हमारा पाहन करेगा, लेकिन जो प्रशासनिक से संबंधित काम करेगा वो हमारा महत्व करेगा। लेकिन पहले जो है पाहन ही सब कुछ करता धरता था, यानी कि सारा काम जो है पाहन के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में गाँव वगैरह होने लगे तो एक व्यक्ति जो है शासन नहीं संभाल पा रहा था, तो इसलिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति, यानी कि अलग अलग पद बनाए गए। उसी में पाहन को क्या जिम्मा मिला? पाहन को मिला धर्म से रिलेटेड काम करने का, और जो हमारा महत्व है, महत्व को प्रशासन से रिलेटेड काम करने का जिम्मा दिया गया, ठीक है। और पाहन को ही पहले हम लोग क्या बोलते थे? बैगा कहा जाता था पाहन को ही, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने अभी बताया था कि जो प्रशासनिक प्रधान है वो किसे कहते हैं? ग्राम स्तर पर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? महतो। और महतो किस कुल का होता है? तो महतो हमारा भूइहरी कुल का होता है, और महतो खूट का भी होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जो महतो जो है वो किस कुल का है? तो ये भूइहर कुल का है, और ये महतो खूट का होता है, और पाहन पाहन खूट का होता है, ठीक है। अब देखिए, पढ़ा पंचायत व्यवस्था में महतो का सहयोगी कौन होता है? यानी कि जो हमारा पढ़ा पंचायत व्यवस्था है उसमें महतो का सहयोग, यानी कि महतो का जो भी काम है, जो भी प्रशासन से रिलेटेड काम है, उसमें महतो का सहायता कौन करता है? तो महतो का सहायता जो हमारा मांझी करता है, ठीक है। कौन करता है? मांझी करता है। और मांझी मेनली क्या करेगा? तो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि जो भी महतो के द्वारा गांव के लोगों के लिए आदेश दिया जाता है तो उन आदेशों को जगह जगह पहुंचाने का काम मांझी करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अगला हम लोग देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि पढ़ा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की भांति कौन काम करता है? तो मैंने बताया था सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? पढ़ा दीवान। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? पढ़ा दीवान, ठीक है। अब पढ़ा शासन व्यवस्था में पाहन को दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया था कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में जो हमारा मुंडा को दी जाने वाली भूमि उसे क्या कहते थे? डाली कटारी भूमि कहते थे, ठीक है। और जो भूत खेता हम लोग किसे कहते थे? यानी कि भूत प्रेत से बचाने के लिए जो भी विशेष पूजा की जाती थी
और उसी से जो भूमि दी जाती थी मुंडा को, उसको हम लोग भूत खेता कहते थे। लेकिन यहाँ पे पाहन को दी जाने वाली भूमि, यानी कि जो पंडित जी है, पंडित जी को हम लोग आज भी पूजा करते दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार पाहन को उस समय दक्षिणा नहीं दिया जाता था, बल्कि पाहन को दक्षिणा के बदले भूमि दिया जाता था। तो पाहन को दी जाने वाली भूमि को हम लोग पहनई भूमि कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार महतो को दी जाने वाली भूमि को महतोई भूमि कहते हैं। ये आगे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पढ़ा पंच क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पढ़ा पंच आखिर क्या है। तो देखिए, बहुत सारा गांव होता है, कहीं भी किसी भी ब्लॉक वगैरह में आप लोग देखिएगा बहुत सारा गांव होता है। तो पड़ोसी गांवों का संघ, यानी कि बहुत सारा जो गांव है, सब गांव मिल के एक यूनियन बनाते हैं, ठीक है। उस यूनियन का ही जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जैसे देखिए कोई गांव है, ठीक है। गांव में अगर हम लोग को कुछ मतलब कुछ काम करना है, ठीक है, तो उस काम से रिलेटेड एक संस्था का गठन किया जाता है। तो उसी प्रकार से संस्था का गठन किया जाता है गांव में काम वगैरह करने के लिए, पंचायत से रिलेटेड काम करने के लिए। तो उसको क्या बोला जाता है, पढ़ा पंच। ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये संस्थान का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पढ़ा पंच, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, पढ़ा शासन व्यवस्था में ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का काम कौन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है जेपीएससी में कि जो ग्रामीण देवता है उनका पूजा करके उन्हें शांत करने का काम कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा। बैगा को ही कहीं कहीं पर वैदा बोला जाता है दोस्तों, वैदा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि महतो से पहले गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन था। तो महतो से पहले जो गांव है, गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान बैगा को कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा है कि, यानी कि देखिए दोस्तों, जो पहले मैंने बताया था कि जो पाहन है, पाहन के द्वारा ही प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्य किए जाते थे, और पाहन को ही बैगा कहा जाता था। यानी कि उस समय महतो का कंसेप्ट नहीं आया था, महतो का पद हमारा उस समय नहीं था। महतो से पहले जो पद था उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे हम लोग पाहन कहते थे, और पाहन को ही बैगा कहते थे। तो महतो से पहले गांव का पुरोहित कौन था, वो हमारा क्या था, पाहन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, देखिए 10वें नंबर का, डाडा पढ़ा क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछेगा कि डाडा पढ़ा क्या है। अब जो लोग पढ़े हैं उनको तो पता है, ठीक है, उनके लिए मज़ा है, क्योंकि उनका 1 नंबर सिक्योर हो गया, मतलब 2 नंबर सिक्योर हो गया, एक क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े वो सोचते रह जाएंगे कि क्या है डाडा पढ़ा। तो क्या हो जाएगा, डाडा पढ़ा कई गांवों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है। यानी कि बहुत सारा गांव है, बहुत गांव को मिलाकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है उसको डाडा पढ़ा कहेंगे। लेकिन पढ़ा पंच क्या था, पढ़ा पंच था पड़ोसी गांव को मिलाकर जो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा था, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा था, उसको पढ़ा पंच कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म में आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा। पढ़ा पंच जो है हमारा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि डाडा पढ़ा कई गाँव को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है, ठीक है। इसमें होता क्या है डाडा पढ़ा में, तो पढ़ा के गांव को मेंबरशिप यानी कि सदस्यता और राइट्स यानी कि अधिकार दिए जाते हैं। यानी कि पढ़ा में शामिल जो भी गांव है, मैं आगे आप लोग को बताने वाली हूँ कि जो पढ़ा है, पढ़ा में 5 गांव होते हैं, ठीक है। वो 5 गांव में उस 5 गांव जो है उनको पढ़ा में मेंबरशिप दिया जाता है। कहाँ पे, डाडा पढ़ा में, ठीक है। तो पढ़ा के गाँव को मेंबरशिप और राइट देने का काम जो है डाडा पढ़ा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ये पढ़ा पंच मैंने अभी बताया था आप लोगों को, एक प्रकार का पंचायत है। तो ये पढ़ा पंच है, उसका आयोजन कब किया जाता है, तो ये पढ़ा पंच है, उसका आयोजन हमारा आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आश्विन हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत एक महीना है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा महीना, क्योंकि सरहुल वगैरह का क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा नहीं पूछता है कि कौन सा महीना, बल्कि वो मतलब इंग्लिश वाला कैलेंडर से नहीं पूछता है, वो हमारा हिंदी वाला कैलेंडर से पूछता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को सरहुल मनाया जाता है। उसी प्रकार पढ़ा पंच का आयोजन हमारा आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने ये बताया था कि पढ़ा में कितने गांव शामिल है, तो पढ़ा में कुल 5 गांव शामिल होते हैं। कौन कौन से गांव पढ़ा में शामिल होते हैं, तो देखिए, एक बीच में मैंने पढ़ा बनाया है, ठीक है, बीच में मैंने एक पढ़ा बनाया है। पढ़ा के बगल में आपको फर्स्ट गांव दिख रहा होगा, राजा गांव, ठीक है। दूसरा गांव कौन सा दिख रहा होगा आप लोगों को, दूसरा गांव आप लोगों को दीवान गांव दिख रहा होगा, ठीक है।
और देखिए पहला गांव हो जाएगा राजा गांव, दूसरा गांव दीवान गांव, तीसरा गांव पनेर गांव, चौथा गांव कोटवार और शेष गांव यानी कि पांचवा गांव हमारा प्रजा हो जाएगा। यानी पढ़ा में कुल 5 गांव शामिल है। कौन कौन सा? राजा, दीवान, पनेर, कोटवार और प्रजा। तो ऐसा पूछ सकता है आप लोगों से कि पढ़ा में कौन से गांव शामिल नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा और एक कुछ और दे देगा। जैसे कि राजा दे देगा, दीवान दे देगा, पनेर दे देगा, कोटवार। कोटवार के बदले दे देगा आप लोगों को पाहन गांव। तो क्या हो जाएगा आंसर? पाहन गांव हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग को याद रखना कि एक राजा है, दीवान किसको बोलते हैं? मंत्री को बोलते हैं। राजा मंत्री हो गए और एक पनेर हो गया। पनेर का क्या काम है ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग फैक्ट है तो याद रखिए कि पढ़ा में 5 गांव शामिल है। एक राजा, दीवान, कोटवार, पनेर, प्रजा। कौन कौन? राजा, दीवान, पनेर, कोटवार, प्रजा। राजा, दीवान, पनेर, कोटवार, प्रजा। राजा, दीवान, पनेर, कोटवार और प्रजा। ये याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है पढ़ा में कौन से गांव शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब किस जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था? ये तो मैंने बता ही दिया है, ये उरांव होगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूइंहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा 15 अप्रैल 1858 को किसे सौंपा गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो भूइंहरी जमीन है दोस्तों, उसका रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा जो है 15 अप्रैल 1858 को लोकनाथ शाही को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? लोकनाथ शाही को सौंपा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और कब सौंपा गया था? तो 15 अप्रैल 1858 इसी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये फैक्ट है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं, बस फैक्ट है कि उरांव जनजाति की पंचायत को हम लोग पंचोरा कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमकुड़िया से आप क्या समझते हैं? तो युवा गृह, युवा गृह आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता होगा युवा गृह के बारे में, कि जो युवा गृह है वहाँ युवक युवती यानी कि जो यंग लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो यूथ है उनका ट्रेनिंग होता है, उनके एजुकेशन के लिए काम किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम किया जाता है। तो उसी को हम लोग युवा गृह बोलते हैं। तो उरांव जनजाति में जो युवा गृह है उसे धूमकुड़िया कहा जाता है। और धूमकुड़िया को भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो युवक है, युवक के लिए अलग व्यवस्था है, युवतियों के लिए अलग व्यवस्था है। तो युवक के लिए जोख हड़प्पा हो जाएगा और युवतियों के लिए पेल हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, और जो जोख हड़प्पा है इसके जोख हड़प्पा है हमारा, इसके हेड को क्या कहते हैं? जोख हड़प्पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है और इसके हेड को हम लोग महतो या फिर धांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो या फिर धांगर। अब पेल हड़प्पा अगर हम लोग देखें, पेल हड़प्पा लड़कियों के लिए है और इसकी जो हेड होती है उसे हम लोग बड़की धांगरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़की धांगरीन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए धूमकुड़िया में कब प्रवेश मिलता है युवक युवतियों को, यूथ को? तो 10 से 11 वर्ष की आयु में, यानी कि जब उनकी आयु 10 से 11 वर्ष यानी कि टीनेजर से पहले वाला जो बाल्य अवस्था होता है, उसी टाइम में जो है हर 3-3 साल पर सरहुल के समय में धूमकुड़िया में जो युवक युवती हैं उनको प्रवेश दिलाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ मैंने फैक्ट्स लिया है 1 लाइनर के रूप में, इस एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। जो उरांव जनजाति उनका अस्थि विसर्जन स्थल, यानी कि आप लोगों को तो पता ही होगा, यानी कि अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके हड्डी जो होते हैं, उनके पूर्वजों की जो हड्डियाँ रहती है उन्हें संभाल करके रखा जाता है और एक टाइम में उसे विसर्जन किया जाता है। तो जो स्थल है जहाँ पे विसर्जन किया जाता है उसको कुंडी कहा जाता है। ठीक है, कुंडी। अब नाच का मैदान, ये तो पता ही है आप लोग को, अखड़ा। और अखड़ा कहाँ स्थापित किया जाता है? तो गांव के बीचों बीच किसी पुराने पेड़ होती है, पुराने पेड़ के नीचे में अखड़ा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे पंचायतें ही बैठती हैं और यहाँ पे पर्व त्योहार जैसे कि जतरा वगैरह हो गया, सरहुल वगैरह हो गया, कर्मा वगैरह में रात भर नाच गान चलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करती है। सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन है, हड़बोरा संस्कार क्या है? और हड़बोरा संस्कार का जो आयोजन है वो प्रत्येक साल किया जाता है, साल में एक बार किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो अपना भी गोत्र है, अपना गोत्र का जितना ही मरा हुआ लोग है उसके हड्डी को नदी में जाकर डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, यही हमारा हड़बोरा संस्कार है। ठीक है, अस्थि विसर्जन स्थल क्या हो जाएगा हमारा? कुंडी। नाच का मैदान अखड़ा। पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करती है। और हड़बोरा संस्कार क्या है? तो गोत्र के सभी मरे हुए लोगों की हड्डियों को नदी में निक्षेपित किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि पाहन का सहयोगी कौन होता है? तो पाहन का सहयोगी हमारा पुजार होता है। कौन होता है? पुजार।
अब देखिए उरांव जनजाति में शिकार का भी प्रचलन होता है। आप लोगों को पता ही है कि झारखंड में एक जनी शिकार होता है। वो तो पता ही होगा, प्रत्येक 12 साल में एक बार जो है जनी शिकार निकाला जाता है, जिसमें क्या होता है, जो महिलाएं हैं वो पुरुषों का वस्त्र पहनकर दिन भर शिकार करती है और शाम में अखड़ा में उसको पका के खाया जाता है और खूब नाच गान होता है। ठीक है, तो शिकार देखिए कितने तरह की शिकार है और कब कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। विशु सेंद्रा वैसाख में मनाया जाता है, यानी कि व से विशु व से वैसाख, विशु सेंद्रा वैसाख हो जाएगा। फागुन वाला तो जनरली याद हो जाएगा, इजली याद हो जाएगा आप लोगों को, फागुन, फागु सेंद्रा फागुन। और वर्षा वाला हमारा ये वर्षा वाला जेठ शिकार होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमारा वर्षा वाला हो जाएगा विशु सेंद्रा। क्या हो जाएगा हमारा वर्षा वाला, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ, वर्षा वाला हमारा क्या हो जाएगा जेठ शिकार। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जेठ शिकार। ठीक है, तो बैसाख में विशु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा, वर्षा के दिनों में जेठ शिकार, और अनौपचारिक शिकार को ये लोग दौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिकार को ये लोग दौराहा कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया चयन समारोह कब आयोजित किया जाता है। यानी सहिया चयन समारोह में दोस्ती किया जाता है, यानी कि लड़के जो है लड़के के साथ दोस्ती करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ दोस्ती करती है। ठीक है, और ये प्रत्येक 3 साल में मनाया जाता है। कब, धान कटनी, यानी कि धान के फसल जब पक जाते हैं, धान के फसल की कटाई के बाद प्रत्येक 3 साल में लड़के अपना दोस्ती बनाते हैं और फ्रेंडशिप करते हैं, और लड़कियां। ठीक है, तो लड़के वाला जो होता है वो लार या संगी कहा जाता है। जो लड़के दोस्ती करते हैं उसे लार या संगी कहा जाता है, और जो लड़के हैं उनकी वाइफ जो दोस्ती करती है तो उसे लारिन या संगनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लारिन या संगनी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार लड़कियां जो अपना दोस्ती करती हैं उसे गोई या करमडार कहा जाता है, गोई या करमडार। ये बहुत फैक्चुअल है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार आप लोग बार बार पढ़िएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, तब याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, गाँव के कल्याण के लिए कौन सी पूजा की जाती है। गांव के कल्याण के लिए गौरैया पूजा की जाती है। ठीक है, गांव के कल्याण के लिए गौरैया पूजा की जाती है। अब धान रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है, तो भेलवा पूजा। धान रोपनी के समय भेलवा पूजा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, ये पूछता है पसरी और पाचा पद्धति किस जनजाति से संबंधित है, ये हमारा उरांव जनजाति से संबंधित। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दुधभैया गाँव क्या है। तो ऐसे गाँव जहाँ से अन्य गांव के सभी लोग शामिल हो रहे हैं, यानी कि दूध भैया गांव हम लोग उसको कहेंगे। जो दूध भैया गांव हमारा है वो बहुत ही मतलब उस गांव में कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ अच्छाई है, इसलिए सारे लोग जो है उस गांव को छोड़कर अपने गांव को छोड़कर दूध भैया गाँव में मतलब शामिल हो रहे हैं। इसी को हम लोग दूध भैया गाँव कहते हैं। यानी कि गांव से लोग शहर में जाते हैं, या जैसे कि आप लोग देख लीजिए झारखंड में लोग अपना रोजी रोटी कमाने के लिए रांची आते हैं, तो रांची को मान लीजिए आप लोग ये दूध भैया गाँव हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद कीजिए। अब पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है हमारा, तो पाहन का कार्यकाल हमारा 3 वर्षों का होता है। पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है हमारा, 3 वर्षों का होता है। अब देखिए फिर फैक्ट है, भंडारी किसे कहते हैं, तो संदेशवाहक का क्या काम है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, पढ़ा राजा का सहायक किसे कहते हैं, तो पढ़ा राजा का सहायक हम दीवान को कहते हैं। क्या है, पढ़ा राजा का सहायक दीवान। अब रांची जिले का जो मुड़मा मेला लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रांची जिले का जो मुड़मा मेला है या फिर जो जतरा मेला है, ये सब किस जनजाति से संबंधित है, तो हमारा पढ़ा पंचायत से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, पढ़ा पंचायत से। अब महतों को दी जाने वाली भूमि, ये मैंने पहले बताया था कि इसे महतई भूमि कहते हैं। तो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग बार बार वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जब तक आप लोग 5-6 बार नहीं पढ़िएगा तो याद नहीं होगा। कठिन टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।